नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार आपका पुनः एक बार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है दोस्तों पॉलिटिकल साइंस विद एसके सर पर। दोस्तों, हम लोग जो यूनानी राजनीतिक चिंतकों के बारे में दोस्तों चर्चा कर रहे थे, उसमें आज हम लोग जो प्लेटो पे चर्चा हुई थी हम लोगों की अब तक, उसमें से उनका जीवन परिचय, उनकी जो किताबें थी उस पर चर्चा हो गई थी। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जो प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था थी, जो प्लेटो की शिक्षा पद्धति दोस्तों, उस पर बात करेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिए कि जो प्लेटो का जो आदर्श राज्य था, उसकी कल्पना दोस्तों, उसका जो मूलाधार है वो न्याय है। ध्यान देना दोस्तों कि जो प्लेटो का राज्य है, जो आदर्श राज्य है, उसका मूलाधार न्याय है और उसकी प्राप्ति के लिए जो राज्य जो एक ऐसे वातावरण की कल्पना करता है प्लेटो का जो मूलाधार है, मूलाधार दोस्तों प्लेटो का क्या था? आदर्श राज्य का, आदर्श राज्य का दोस्तों मूलाधार था न्याय। और दोस्तों इस न्याय की प्राप्ति के लिए प्लेटो एक ऐसी व्यवस्था की ऐसी कल्पना करता है जिससे राज्य की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। इस न्याय की प्राप्ति के लिए प्लेटो एक ऐसे वातावरण की व्यवस्था करता है, एक ऐसे वातावरण की कल्पना करता है जिससे उस राज्य के जो राजनीतिक कार्य हैं या जो भी कार्य हैं उसको सुचारू रूप से चलाया जा सके। और उन कार्यों को चलाने के लिए प्लेटो दो व्यवस्थाओं के बारे में बताता है, दो पद्धतियों के बारे में दोस्तों बताता है। वो पद्धतियां दोस्तों कौन कौन सी थी? एक थी शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा पद्धति, और दोस्तों दूसरी थी सामाजिक साम्यवाद, सामाजिक साम्यवादी व्यवस्था। दोस्तों जो प्लेटो का जो मूलाधार है न्याय, उसकी प्राप्ति के लिए प्लेटो दो पद्धतियों को बारे में बताता है अपनी रिपब्लिक में, जिसमें एक पद्धति है दोस्तों शिक्षा व्यवस्था, दूसरी है दोस्तों सामाजिक साम्यवाद। शिक्षा पद्धति से दोस्तों क्या होगा कि इससे जो प्लेटो राज्य का वर्गीकरण करता है दोस्तों, जो एक होता है दार्शनिक राजा, दूसरा होता है सैनिक वर्ग, और तीसरा होता है दोस्तों उत्पादक वर्ग। और दोस्तों ये दार्शनिक राजा नहीं, इसको शासक वर्ग कर लीजिए। दोस्तों जो शिक्षा पद्धति थी, जो इसके लिए जो तीन वर्ग बनाता है राज्य में, वो उसमें सर एक शासक वर्ग आता है, एक दूसरा सैनिक वर्ग आता है, तीसरा आता है दोस्तों उत्पादक वर्ग। और इसके बाद जो उसने साम्यवादी व्यवस्था बनाई दोस्तों, क्योंकि राज्य के जो उसके उद्देश्य थे, जो न्याय का उद्देश्य था, उसकी प्राप्ति के लिए जो उसने दो तरीके बताए, दो रास्ते बताए, उसमें से एक शिक्षा पद्धति, दूसरी साम्यवादी व्यवस्था थी। तो उस साम्यवादी व्यवस्था शिक्षा पद्धति से तो उसको दार्शनिक राजा मिल जाएगा, दार्शनिक राजा दोस्तों, इससे उसको सैनिक मिल जाएंगे, और दोस्तों इससे उसको व्यापारी वर्ग मिल जाएगा, व्यापारी वर्ग या मजदूर, शिल्पकार। दोस्तों इस तरह से प्लेटो की जो शिक्षा पद्धति थी, उसमें वो बताता है कि जो शिक्षा ग्रहण करने से उसको जो अच्छे शिक्षक होंगे, जो अच्छे विद्यार्थी होंगे, वो शासक वर्ग बन जाएंगे, जो उनसे कम अच्छे होंगे वो सैनिक वर्ग बन जाएंगे, जो उनसे भी कम अच्छे होंगे वो उत्पादक वर्ग में शामिल हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों जो उसने सामाजिक व्यवस्था बताई, इसमें दोस्तों वो क्या कहता है कि जो ये शासक वर्ग है, शासक वर्ग और ये जो सैनिक वर्ग, दोनों को इसमें रखता है, शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को वो साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत रखता है। दोस्तों ऐसा वो क्यों करता है कि शिक्षा पद्धति से तो उसमें जो शिक्षा ग्रहण करने के बाद तो उसमें ज्ञान आ जाएगा, वो समझदार भी हो जाएगा, बुद्धिमान भी हो जाएगा, लेकिन जो साम्यवादी व्यवस्था है उसकी व्यवस्था वो इसलिए करता है कि उसमें संपत्ति का लालच ना आए। वो क्या करता है कि शासक वर्ग को संपत्ति से निष्कासित कर देता है। इसको दोस्तों अभिभावक वर्ग भी कहते हैं।
इन दोनों को मिला के अभिभावक वर्ग कहते हैं। तो दोस्तों वो जो साम्यवादी व्यवस्था थी वो अभिभावक वर्ग को पूर्ण रूप से उसको बाहर कर देता है। उसका कारण ये था कि अगर उसमें संपत्ति का लोभ आ जाएगा, परिवार का लोभ आ जाएगा, तो वो अपने साथ न्याय नहीं कर पाएगा और राज्य के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। इसलिए दोस्तों प्लेटो सामाजिक साम्यवादी व्यवस्था में अभिभावक वर्ग को पूर्ण रूप से बाहर कर देता है और व्यापारी वर्ग को सिर्फ इसमें रखता है। और प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था से पूर्व हम लोग एक बार यूनानी शिक्षा पद्धति देख लें कि यूनानी शिक्षा पद्धति दोस्तों दो भागों में बटी हुई थी। एक थी एथेंस, दूसरी दोस्तों स्पार्टा। दोस्तों दो शिक्षा पद्धति उस समय प्रचलित थी जब प्लेटो का जन्म हुआ। एक स्पार्टा की शिक्षा पद्धति, दूसरी एथेंस की थी। क्योंकि दोस्तों आगे आपको पता है कि एथेंस में प्लेटो का जन्म होता है और सुकरात का भी जन्म यहीं होता है। तो दोस्तों और इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई वो प्लेटो तो कुलीन परिवार से संबंधित था और सुकरात के भी जो पिता थे वो एक शिल्पकार थे। तो इनकी शिक्षा दीक्षा तो अच्छे से हो गई, लेकिन जो वहाँ के और गरीब लोग थे वो इतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते थे। क्योंकि दोस्तों ये जो एथेंस की शिक्षा व्यवस्था थी वो व्यक्ति केंद्रित थी और यहाँ पे क्या था, जो सोफिस्ट विचारक थे, सोफिस्ट विचारकों के द्वारा शिक्षा दी जाती थी। एथेंस में सोफिस्ट विचारकों के द्वारा शिक्षा दी जाती थी, जिसके कारण ये लोग फ्री में शिक्षा नहीं देते थे, कुछ ना कुछ आपसे पैसे लेते थे, जिसके कारण ये शिक्षा व्यवस्था काफी महंगी थी। शिक्षा पद्धति बहुत महंगी थी जो कि सिर्फ कुलीन परिवार के लोग ही ले पाते थे या जो धनी परिवार थे वो लोग ले पाते थे। वहीं पे दोस्तों जो स्पार्टा की शिक्षा पद्धति थी वो राज्य केंद्रित थी। दोस्तों यहाँ की शिक्षा पद्धति थी वो राज्य के द्वारा दी जाती थी और एथेंस में थी वो व्यक्ति के द्वारा खुद ली जाती थी, उसका पैसा दिया जाता था उसको। तो यहाँ पे सैनिक शिक्षा पे जोर दिया जाता था। स्पार्टा में दोस्तों सिर्फ सैनिक शिक्षा पे जोर दिया जाता था। दोस्तों ऐसा क्यों था? दोस्तों स्पार्टा का जो राज्य था वो अपने चारों ओर शत्रु देशों से घिरा हुआ था, शत्रु राष्ट्रों से घिरा हुआ था, इसलिए वो हमेशा भयभीत रहता था। दोस्तों इन राष्ट्रों से वो भयभीत रहता था, कभी वो लोग हम पे आक्रमण कर सकते हैं। इसलिए स्पार्टा के जो लोग थे वो सैनिक शिक्षा जरूर ग्रहण करते थे, जो उनके लड़ने में, आक्रमण में मदद, उनके युद्ध जीतने में दोस्तों उनकी मदद कर सके। इसलिए यहाँ पे जो सैनिक शिक्षा थी वो पूर्ण रूप से अनिवार्य थी। और दोस्तों एक बात और ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पे महिलाओं को भी शिक्षा दी जाती थी। महिलाओं पुरुष के साथ बराबर की भागीदारी थी उनकी, वो युद्ध में बराबर लड़ती थी पुरुषों के साथ। लेकिन एथेंस में ऐसा नहीं था, वहाँ पे सिर्फ शिक्षा पुरुष को दी जाती थी। और यहाँ पे दोस्तों जब बालक की उम्र, जो एथेंस की शिक्षा प्रणाली थी वहाँ पे दोस्तों 6 से 14 वर्ष तक दोस्तों उसको अलंकार, साहित्य और व्यायाम की दोस्तों जानकारी दी जाती थी, शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद दोस्तों जब उसकी उम्र 14 से 18 वर्ष की दोस्तों होती थी तो उसको राजनीति, भाषण कला और दोस्तों उसको तर्कशास्त्र की शिक्षा सोफिस्ट विचारकों के द्वारा दी जाती थी। और जब दोस्तों उसकी उम्र 18 से 20 वर्ष की होती थी तब उसको सैनिक शिक्षा दी जाती थी। और दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो एथेंस में था हर नागरिक को सैनिक शिक्षा वहाँ पे लेना अनिवार्य था। और अगर आप सैनिक शिक्षा नहीं लेते तो आपको वहाँ के नागरिक के जो अधिकार थे वो नहीं दिए जाते थे। इसलिए दोस्तों फिर से एक बार हम लोग रिपीट करते हैं कि जो एथेंस की शिक्षा प्रणाली थी वो सोफिस्ट विचारकों के द्वारा दी जाती थी और 6 से 14 वर्ष तक उनको अलंकार और साहित्य का ज्ञान और व्यायाम और अच्छी कविताएं उनको सुनाई जाती थी। इसके बाद 14 से 18 वर्ष की उम्र में उनको राजनीति, भाषण कला या तर्कशास्त्र के बारे में जानकारी दी जाती थी। और जब उनकी उम्र 18 से 20 वर्ष की होती थी तब उनको सैनिक शिक्षा दी जाती थी। और यहाँ पे सिर्फ पुरुषों को शिक्षा दी जाती थी और स्पार्टा में महिलाओं पुरुषों दोनों को दी जाती थी। स्पार्टा में क्या था कि जो व्यक्ति था वो खुद स्वयं शिक्षा लेता था, वहां पे शिक्षा एक निजी कार्य समझा जाता था। और जो स्पार्टा में शिक्षा थी वो वहां पे जो राज्य के द्वारा केंद्रित शिक्षा थी, राज्य के द्वारा दी जाती थी शिक्षा। और यहाँ पे जब बच्चे का जन्म होता था, जब बच्चा 7 वर्ष का हो जाता था,
7 वर्ष का हो जाता था तो राज उस बच्चे को अधिकृत कर लेता था और उसकी शिक्षा दीक्षा का भार राज के द्वारा। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग प्लेटो की शिक्षा पद्धति के बारे में बात करेंगे और देखेंगे प्लेटो ने इस यूनानी शिक्षा पद्धति में क्या चेंज किया हुआ है। वो प्लेटो की शिक्षा पद्धति में दोस्तों हम लोग प्लेटो की जो शिक्षा पद्धति थी तो वो फिर दोस्तों प्लेटो मानता है कि शिक्षा एक अनवरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है जो राज के द्वारा दी जानी चाहिए और जिसका उद्देश्य व्यक्ति का चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व निर्माण होना चाहिए। प्लेटो मानता है कि जो शिक्षा प्रक्रिया है, जो शिक्षा पद्धति है वो राज्य के द्वारा दी जानी चाहिए और उससे व्यक्ति का चरित्र का निर्माण और उसका व्यक्तित्व निर्माण दोनों होने चाहिए। और जो दोस्तों प्लेटो की शिक्षा पद्धति जो शिक्षा योजना प्रस्तुत करता है अपनी रिपब्लिक में, जिसके बारे में रूसो कहते हैं अपनी इमाइल बुक में कि जो शिक्षा पर लिखा गया अब तक का सर्वाधिक बड़ा ग्रंथ है। प्लेटो की रिपब्लिक के बारे में रूसो इस तरह से कहते हैं कि शिक्षा पर लिखा गया सर्वाधिक बड़ा ग्रंथ रिपब्लिक है। ऐसा उन्होंने अपनी इमाइल किताब में लिखा हुआ है रूसो ने। दोस्तों अब हम प्लेटो पे बात करते हैं कि प्लेटो ने जो शिक्षा पद्धति थी उसको 2 भागों में बांटा हुआ है। ये आप ध्यान दीजिए दोस्तों कि जो स्पार्टा की शिक्षा पद्धति थी और जो एथेंस की शिक्षा पद्धति दोनों को उन्होंने मिला दिया, उसका मिश्रण कर दिया है और इसके बाद अपनी नई शिक्षा पद्धति निकालते हैं, वो बनाते हैं और लिखते हैं अपनी रिपब्लिक में कि व्यक्ति की पहले जो वहाँ का बालक होगा एथेंस का, यूनान का, वो पहले उसकी प्रारंभिक शिक्षा होगी और उसको फिर दूसरी उसकी उच्च शिक्षा होगी। प्रारंभिक शिक्षा में दोस्तों कौन आएगा? प्रारंभिक शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य होगी, जो भी वहाँ के निवासी हैं, जो भी वहाँ के नागरिक हैं, उन सब के लिए जो प्रारंभिक शिक्षा सबके लिए अनिवार्य रूप से होगी। और जो जैसे ही बालक की उम्र 6 से 20 वर्ष की होती है तो उसकी प्रारंभिक शिक्षा में उसको शामिल होना पड़ता है और जो उसमें विषय पढ़ाए जाते हैं प्रारंभिक शिक्षा में, बालक को जो विषय पढ़ाए जाएंगे उसमें दोस्तों संगीत और कला और व्यायाम के बारे में ज़्यादा जानकारी दी जाती है, उस पर जोर दिया जाता है। क्योंकि प्लेटो का मानना है कि अभी बालक को सिर्फ संगीत के बारे में बताओ, उसका चरित्र का विकास करो और उसका जो शरीर है उसमें कोई रोग नहीं होने चाहिए, इतना उसको व्यायाम करा दो कि जो उसकी होने वाली संतान हो वो भी हष्ट पुष्ट पैदा हो। इसलिए प्लेटो कहता है कि राज्य में वो डॉक्टरों को और वैद्यों को कोई जगह नहीं देता है। प्लेटो अपने राज्य में वैद्य लोगों को कोई जगह नहीं देता। उसका कारण ये है कि उसका मानना ये है कि अगर रोग ही खत्म कर दिया जाए तो इन वैद्य लोगों का कोई काम नहीं रहेगा। इसलिए वो उसका मानना है कि बालक को जो वहाँ के नागरिक हैं उनको इतना व्यायाम कराओ, उनको इतना स्वस्थ बना दो कि रोग उनको हो ही ना कभी। और दोस्तों जो इनकी जो कहते हैं कि कविता बच्चों को पढ़ाओ, साहित्य का अध्ययन, उसके लिए उस पर जोर देते हैं जो शुरू में, उससे उनका परिणाम ये होता है कि बालक का चरित्र निर्माण होता है। और जब बालक की उम्र 18 से 20 वर्ष की हो जाती है, जब बालक ये वाली शिक्षा प्राप्त कर लेता है 16 वर्ष तक, 17 वर्ष तक, उसके बाद जब उसकी उम्र 18 वर्ष की हो जाती है, उसका शरीर काफ़ी बलशाली हो जाता है, तब उसको कहता है कि 18 से 20 वर्ष की उम्र के बीच में उसको सैनिक शिक्षा दी जानी चाहिए। और सैनिक शिक्षा में क्या दोस्तों दी जानी चाहिए? उसको भाला फेंकना, आक्रमण से कैसे बचना और कुश्ती लड़ना, इस तरह की जो प्रशिक्षण था, जो शिक्षा थी, वो देने की बात प्लेटो करता है। प्रारंभिक शिक्षा में सबसे पहले वो 6 से 18 वर्ष के लोगों के बीच में जो वहाँ के निवासी थे उनको व्यायाम और संगीत की शिक्षा देता है। इसके बाद जब उनकी उम्र 18 से 20 वर्ष की होती है तो उनको सैनिक शिक्षा देता है। और इसका जो उद्देश्य होता है दोस्तों, जो प्रारंभिक शिक्षा का उद्देश्य होता है वो भावनाओं और संवेगों को संतुलित कर चरित्र का निर्माण करना होता है। प्लेटो क्या कहता है कि जो इस शिक्षा का उद्देश्य है उससे क्या होगा कि भावनाओं का और संवेगों को संतुलित करके एक ऐसे चरित्र का निर्माण किया जाएगा जिससे राज्य का बहुत ज्यादा हित होगा। और दोस्तों अब चलते हैं हम लोग उच्च शिक्षा की तरफ। और ये शिक्षा जैसे आपको पता है सभी के लिए अनिवार्य थी, लेकिन इसके बाद क्या होता है जब उसकी उम्र 20 वर्ष की हो जाती है तो एक परीक्षा होती है दोस्तों। 20 वर्ष की शिक्षा होने के बाद इन लोगों की एक परीक्षा होती है। जो व्यक्ति उत्तीर्ण हो जाते हैं इसमें, जो परीक्षार्थी हैं जो उत्तीर्ण हो जाते हैं तो वो तो उच्च शिक्षा की तरफ चले जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जो अनुत्तीर्ण हो जाते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जो अनुत्तीर्ण हो जाते हैं वो सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग बन जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ जो सैनिक वर्ग है, जो उसने अभिभावक वर्ग बना के रखा हुआ है, जो संरक्षक वर्ग बनाया हुआ है, उसमें से एक वर्ग निकल जाएगा, सैनिक वर्ग उसी में शामिल हो जाएगा जाके, और उसी से उत्पादक वर्ग निकल के आता है जो कि वहाँ का यूनान का मजदूर, कृषि कार्य और शिल्पकार।
दोस्तों इस तरह के कार्य जो उत्पादक वर्ग में शामिल होते हैं दोस्तों, वो व्यापारी, मजदूर, कृषिकार, शिल्पकार, ये सारे काम वो लोग करते हैं जो 20 वर्ष की परीक्षा में फेल हो जाते हैं। और उसके बाद वहीं से दोस्तों सैनिक वर्ग निकलता है, फिर उसके बाद जो फेल हो जाते हैं उत्पादक वर्ग भी वहीं से उनका जन्म होता है। और जो व्यक्ति, जो परीक्षार्थी पास हो जाते हैं, जो नागरिक पास हो जाते हैं, वो शासक या संरक्षक वर्ग कहलाते हैं। वो शासक या संरक्षक वर्ग के लिए आगे बढ़ जाते हैं और उनकी फिर उच्च शिक्षा होती है दोस्तों। उनको फिर 10 वर्ष तक आगे शिक्षा दी जाती है। 10 वर्ष तक दोस्तों उनको एक आगे शिक्षा दी जाती है, जिसमें उनको वर्ष तक एक आगे शिक्षा दी जाती है, जिसमें उनको गणित, दर्शन, ज्योतिष। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब जो व्यक्ति इनकी पहली परीक्षा में पास हो जाते हैं, जो उत्तीर्ण हो जाते हैं, उनकी 10 वर्ष की आगे शिक्षा बढ़ती है और उनको फिर गणित का ज्ञान, दर्शन का ज्ञान और ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान उनको दिया जाता है। और इसके बाद उनकी एक फिर से परीक्षा होती है। इसके बाद दोस्तों उनकी एक फिर से परीक्षा होती है और वो परीक्षा होती है 30 वर्ष की उम्र में। वो परीक्षा 30 वर्ष की उम्र में होती है। और जो व्यक्ति उत्तीर्ण हो जाते हैं, जो व्यक्ति उत्तीर्ण वो उसके बाद भी आगे उच्च शिक्षा की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। और जो अनुत्तीर्ण होते हैं उनको दोस्तों क्या करते हैं, वो जो राज्य के छोटे अधिकारी होते हैं, जो क्लर्क लेवल की जो पोस्ट होती थी उस समय राज्य में, वो पोस्टें, वो अधिकारी, छोटे अधिकारी उस राज्य में उन लोगों को बना दिया जाता था जो 30 वर्ष की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। और दोस्तों जो लोग आगे बढ़ते हैं उच्च शिक्षा के लिए, उनको फिर 5 वर्ष की विशेष शिक्षा दी जाती है, जिसमें गणित का और भौतिक शास्त्र का, दर्शन शास्त्र का और दोस्तों न्याय शास्त्र का जो विशेष ज्ञान होता है वो दिया जाता है। और यहाँ पे दोस्तों प्लेटो द्वंद्व पे विशेष जोर देता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो प्लेटो जो 5 वर्ष की उनकी विशेष शिक्षा होती है उस पर द्वंद्व पर विशेष जोर देता है प्लेटो। वो कहता है कि द्वंद्व दोस्तों हमने आपको बताया था कि जो प्लेटो का डायलेक्टिक मेथड है उसमें द्वंद्व क्या होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करेगा, ये कुछ अपने तर्क रखेगा, ये कुछ तर्क रखेगा, इसके तर्क से इसका तर्क कटेगा, इसके तर्क से इसका तर्क कटेगा और फिर जो बात निकल के आएगी उसको प्लेटो द्वंद्व कहता है। और इसी द्वंद्व के बारे में प्लेटो कहता है कि द्वंद्व पे विशेष जोर दिया जाता है। और इसके बाद अभी शिक्षा पूरी नहीं हुई है, उच्च शिक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। इसके बाद ये शिक्षा, अभी व्यक्ति की उम्र कितनी हो गई, 35 वर्ष। एक मिनट दोस्तों, अभी हम यहां बता रहे हैं आपको, अभी परीक्षार्थी की उम्र कितनी हो गई दोस्तों, 35 वर्ष। और अभी इसकी शिक्षा पूरी नहीं हुई है। अब प्लेटो कहता है कि अभी इसके पास सिर्फ किताब का ज्ञान आया है, लेकिन अभी इसको क्या करना है, व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त करना है। क्या कहता है प्लेटो, प्लेटो कहता है कि अभी परीक्षार्थी को, अभी नागरिक को व्यवहारिक ज्ञान नहीं हुआ, उसको सिर्फ अभी तक तो जो एकेडमी के अंदर का ज्ञान था, जो यहाँ पे पढ़ाया गया शिक्षकों के द्वारा, सिर्फ उसको वही ज्ञान मिला है। अभी उसको व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना। प्लेटो यहाँ पे कहता है कि 15 वर्षों तक आप वो परीक्षार्थी को बाहर भेज देता है। वो द्वंद्व के लिए, तर्क के लिए बोलता है कि अपने ज्ञान की जो बढ़ोतरी है उसको बढ़ाओ और लोगों से पूछो, तर्क करो। और 15 वर्षों तक वो कह देता है कि देशाटन पे चले जाते हैं। जो परीक्षार्थियों को बोलता है कि आप दूसरे देशों में घूमिए, दूसरे जो वहाँ के सिटी स्टेट थे उन पे जाइए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए और देखिए कि व्यवहार में अपने ज्ञान की जो व्यवहारिकता में अपने ज्ञान को लाइए और देखिए कि क्या होता है और कैसे होता है, चीज़ों को व्यवहार में देखिए उनको। इस तरह से प्लेटो 15 वर्षों तक उनको व्यवहारिक जगत में भेज देता है। जब परीक्षार्थी पुनः वापस आता है 50 वर्ष की आयु में, तब जब परीक्षार्थी पुनः वापस आता है, 50 वर्ष की उसकी आयु हो चुकी होती, तब प्लेटो कहता है कि अब ये दार्शनिक राजा बन सकता है। जब व्यक्ति जीवन की सारी कठिन परीक्षाओं को पार करके, 50 वर्ष की उम्र को पार करके, पड़ाव पार करके जब वापस आता है, तब प्लेटो उसको कहता है कि अब ये व्यक्ति दार्शनिक राजा बनने की योग्यता रखता है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्लेटो पुरुष और महिलाओं में भेद नहीं करता है। पुरुष महिला और पुरुष में
में भेद नहीं करता है, वो दोनों को दार्शनिक राजा बना सकता है। उसका मानना है कि अगर काबिलियत है किसी के अंदर तो वो दार्शनिक राजा बन सकता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग आप लोगों ने देखा कि प्लेटो की जो शिक्षा पद्धति है उसमें 2 परीक्षाएं होती हैं। एक परीक्षा होती है 20 वर्ष की उम्र में, दूसरी परीक्षा होती है 30 वर्ष की उम्र में। याद रखिएगा दोस्तों, पूछा जा सकता है कि प्लेटो की शिक्षा पद्धति में कितनी परीक्षाएं होती हैं। दोस्तों 2 परीक्षाएं होती हैं, एक 20 वर्ष की आयु में होती है, दूसरी परीक्षा 30 वर्ष की आयु में होती है। और जो इनकी शिक्षा व्यवस्था होती है, शिक्षा पद्धति होती है, 50 वर्षों तक चलती है। और दोस्तों क्या कहते हैं, इसके लिए वो पुरुष में और महिला में कोई भेद नहीं करता, और वो स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली और एथेंस की शिक्षा प्रणाली दोनों को आपस में मिला देता है। और इस तरह से दोस्तों हम देख सकते हैं कि प्लेटो ने जो शिक्षा व्यवस्था दी कोई नई शिक्षा पद्धति नहीं थी, ये पहले की बनी बनाई शिक्षा पद्धति जिसमें प्लेटो ने सुधार किया और एक नई पद्धति बना के दे दी हम लोगों को, जिसको हम प्लेटो की शिक्षा योजना के रूप में पढ़ रहे हैं। अब दोस्तों हम लोग इनके जो शिक्षा पद्धति थी उसमें जो अच्छी चीज़ें थी और जो कुछ बुरी चीज़ें थी उस पर बात कर लेते हैं। प्लेटो की जो शिक्षा पद्धति में जो अच्छी चीज़ें थी उसमें दोस्तों कि पूरी तरह से प्लेटो की जो शिक्षा पद्धति थी वो व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने पे पूर्ण रूप से बल देती है। अगर व्यक्ति ये शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से फॉलो करता है तो उसका जो चरित्र का निर्माण है पूर्ण रूप से हो जाता है। दूसरी बात दोस्तों इसकी अच्छी बात क्या थी कि इसमें महिला और पुरुष को बराबर का अधिकार दिया जाता है। महिला और पुरुष को बराबर का अधिकार दिया जाता है। और दूसरी अच्छी बात क्या है कि उसने शिक्षा को 2 भागों में बांट दिया, जिससे शिक्षा को ग्रहण करने में बहुत ज़्यादा आसानी हुई। एक प्रारंभिक शिक्षा, दूसरी उच्च शिक्षा। और इसके बाद दोस्तों एक बात और हम लोग कह सकते हैं कि जो प्लेटो की शिक्षा प्रणाली थी उससे व्यक्ति का जो चरित्र का निर्माण हुआ वो राज्य के लिए बेहद जरूरी था, बहुत जरूरी था। इसलिए उसने जो शिक्षा की व्यवस्था की, शिक्षा की पद्धति बनाई वो राज्य के एक अच्छे निर्माण, एक अच्छे नागरिक के लिए उसने ऐसी शिक्षा पद्धति बनाई। अब दोस्तों इसके हम उच्च शिक्षा जो इसकी शिक्षा की जो बुरी चीजें थी, जो बुरी बातें आई उभर कर सामने, उस पर बात कर लेते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि इसके बाद जब यहाँ से इनका जो सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग दोस्तों जब 20 वर्ष की परीक्षा के बाद जब वो एग्जाम में जो उनका परीक्षा होती है उसमें अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो इन वर्गों को फिर उसके बाद कोई विशेष शिक्षा नहीं दी जाती है, विशेष शिक्षा नहीं दी जाती है। दोस्तों ये एक बुरी बात थी कि इसके बाद अगर वो एग्जाम में एक बार, परीक्षा में एक बार फेल हो जाते हैं, अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो उनको कोई विशेष शिक्षा नहीं दी जाती। उत्पादक वर्ग को कोई विशेष शिक्षा नहीं दी जाती, इनको फिर मजदूर या कृषि कार्य या शिल्पकार वगैरह बना दिया जाता था, लेकिन उनको कोई शिक्षा के बारे में या शिक्षा के कोई विशेष शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। और दोस्तों और क्या था कि इन्होंने गणित पे विशेष जोर दिया हुआ है। प्लेटो ने क्या किया कि गणित पे विशेष जोर दिया। दोस्तों अगर आपको याद हो कि जो प्लेटो पे पहला लेक्चर हुआ था उस पे दोस्तों हमने बताया था प्लेटो ने 386 ईसा पूर्व में अपनी एकेडमी खोली थी और उसके द्वार पे लिख रखा था कि गणित से अपरिचित व्यक्ति यहाँ प्रवेश ना करे। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि प्लेटो ने कला की पूर्ण रूप से उपेक्षा की है, साहित्य की पूर्ण रूप से उपेक्षा की है, कि सिर्फ उसने जो फोकस किया है, जो उसने जो संभावनाएं तलाशी हैं वो सिर्फ गणित में, दर्शन शास्त्र में तलाशी हैं, और कला के सब्जेक्ट जो उसके विषय थे उसकी पूर्ण रूप से उसने उपेक्षा कर दी है। और दोस्तों ये ध्यान से देखिए कि जो ये शिक्षा प्रणाली है लगभग 50 वर्षों तक चलती है। कितने वर्षों तक दोस्तों चलती है? 50 वर्षों तक। ये बहुत ही ज़्यादा टाइम लेने वाली शिक्षा प्रणाली है। इसमें व्यक्ति की बहुत ही ज़्यादा उम्र हो जाती है और इस तरह जो इनके प्लेटो की शिक्षा प्रणाली है उसमें दोस्तों ये लगभग 50 वर्षों तक चलती है, जिसके परिणाम स्वरूप हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा प्रणाली की जो अवधि है, जो समय पीरियड है बहुत ही ज़्यादा है, जिसमें लोगों का इतना समय पीरियड देखकर उत्साह खत्म हो जाता है कि वो शिक्षा ग्रहण भी करें। और दोस्तों ये थी प्लेटो की शिक्षा योजना। अब दोस्तों हम लोग इनके जो प्लेटो का जो साम्यवाद है उस पर बात करेंगे। और अगर आपको शिक्षा व्यवस्था पे, इनकी शिक्षा योजना में अगर अब तक नहीं समझ में आई तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, हम उसका उत्तर अगले लेक्चर में दे देंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।